हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से 4th चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो जो एनी फ्रैंक थी, उन्होंने एक डायरी लिखी थी, यानी कि अपने बचपन में उन्हें डायरी लिखने का शौक़ था। वो डायरी लिखती थी और उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में उस डायरी में लिखा है। जो उन्होंने सहा, जो उन्होंने देखा, वो सब उसकी डायरी में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। और ये जो चैप्टर है, ये डायरी के एक इंसिडेंट को बताता है, यानी कि जो उन्होंने एक डेट में डायरी लिखी, उस डेट में क्या इंसिडेंट वो लिखती हैं कि उनके साथ क्लास में क्या घटित हुआ। तो वो ये सारी बातें इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ पर हमें बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम एनी फ्रैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनी लिज मैरी एनी फ्रैंक, उनका पूरा नाम था ये। एनी लिज मैरी एनी फ्रैंक। 12 जून 1929 फरवरी, 12 जून को उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ के बारे में बताया जा रहा है फरवरी या मार्च के 1945 में हुआ था। वाज अ जर्मन, वो एक उनका जन्म जर्मन में हुआ था। बोर्न ज्विस गर्ल, वो जो है यहूदी लड़की थी। ज्विस मीन्स होता है यहूदी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। देखिए, अब वर्ल्ड वार सेकेंड की बात की जा रही है कि वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। तब वो अपने परिवार के साथ और 4 मित्रों के साथ एम्स्टरडैम में छिपे हुए थे। ठीक है, कहाँ पर छिपे हुए थे? एम्स्टरडैम में छिपे हुए थे। जर्मनी द्वारा नीदरलैंड पर अधिग्रहण कर लिया गया था, यानी कि अपना आधिपत्य उन्होंने जमा लिया था उस समय पर। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। ठीक है, तो जब नीदरलैंड में क्या होने लगा, जो नाजीज थे उन्होंने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया, तो जर्मनी में उनकी सत्ता आने लगी। तो वो जो है वो परिवार एम्स्टरडैम में बस गया तब। ठीक है, द परसिक्यूशन मीन्स होता है अत्याचार। अगेंस्ट द ज्विश पॉपुलेशन इंक्रीज, जो अत्याचार था, जो यहूदी लोग थे उनके विरुद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा था। द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन जुलाई 1942 एंड इन हिडन रूम इन हर फादर ओटो यहाँ पर एनी फ्रैंक के पिता का नाम है, ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो जो ये परिवार था, ये कहाँ पर छिप गया? जुलाई 1942 में ये जो उनके पिता का एक ऑफिस था, वहाँ पर जाकर ये परिवार छिप गया। The group was betrayed and transported to the कंसंट्रेशन यहाँ पर कारागार को कहा गया है, कैंप, कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गिन बेल्सन। ठीक है, ये बर्गिल बेल्सन जो एक जगह का नाम दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर जब इन्हें कारागार में डाल दिया गया तो वहीं पर एनी की मृत्यु हो जाती है टाइपस के द्वारा। एक बीमारी का नाम बताया गया है टाइपस, और ये जगह का नाम बताया गया है। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, तभी उनकी सिस्टर की भी मृत्यु हुई थी, यानी कि अपनी सिस्टर के मरने के कुछ दिनों बाद ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनकी सिस्टर का नाम क्या था? मार्गोट फ्रैंक। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, जो उनके पिता थे ओटो, वो अकेले बचे थे उस ग्रुप में से, यानी कि जितने भी लोग उस ग्रुप में थे जो छिपे हुए थे, उनमें से केवल वही बचे थे, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वार एंडेड, वो जो है वापस लौट आए थे एम्स्टरडैम
जब वॉर का एंड हो गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो सेव थी उस समय पर। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, वो मानते थे कि एक बिल्कुल यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने एक्शन लिया और उसे पब्लिश कराया इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उसे क्या नाम दिया गया? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, तो ये जो डायरी थी ये एनी फ्रैंक को दी गई उसके 13वें जन्मदिन पर। एंड chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो देखिए क्रॉनिकल होता है मतलब लगातार होने वाली घटना या लगातार चलने वाला कुछ इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनके बर्थडे पर उन्हें ये डायरी दी गई, 13th बर्थडे था उनका। तो जो सिलसिलेवार घटना हो रही थी उनके जीवन में वो उस डायरी में लिखती थी। कब से लेकर 12 जून 1942 से लेकर और कब तक लिखी उन्होंने? जब तक कि उनकी लास्ट एंट्री थी 1 अगस्त 1944 तक। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेज, यानी कि वो जो है वास्तव में डच में लिखी हुई थी लेकिन उन्हें उसे अलग लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया गया। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और ये जो है सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली बुकों में गिनी गई। देयर हैव ऑल्सो बीन several films, television and theatrical productions and even an opera। ओपेरा एक प्ले या नाटक को कहा जाता है। बेस्ड ऑन द डायरी, मतलब डायरी पर जो कहानी थी उस पर जो बेस था, उसका जो बेस था उसे नाटक में, फिल्म में या थिएटर पर दिखाया गया। डिस्क्राइब एज द वर्क फॉर ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। इंसाइटफुल मीन्स होता है थॉटफुल, तो मतलब ऐसा शो किया गया, ऐसे डिस्क्राइब किया गया कि ये जो काम था ये किसी मैच्योर यानी कि बहुत समझदार और विचारशील व्यक्ति का काम था, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने उसे लिखा था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, मतलब जब नाजीज की सत्ता थी तो उसके बारे में बताया गया कि डेली लाइफ कैसी होती थी, जो यहूदी थे उनकी डेली लाइफ किस तरह की होती थी। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रियोन एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टम। होलोकास्ट विक्टम मतलब जिसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा हो, तो जो एनी फ्रैंक थी वो ऐसी विक्टिम बनी जिसके आंखों के सामने जैसे सब कुछ चल रहा हो। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी दी गई है आपको, इसे आप खुद से करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से एनी फ्रैंक ने जो अपनी डायरी में लिखा वो बताया गया है कि उसने कैसे स्टार्टिंग की। डेट आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि कौन सी डेट में डायरी लिखना शुरू किया और लास्ट एंट्री कहाँ पर थी, ठीक है। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो कहती हैं कि डायरी लिखना वास्तव में एक अजीब सा अनुभव है मेरे जैसे के लिए, मतलब मैं जो हूँ डायरी को लिख रही हूँ मुझ जैसे के लिए अजीब सा एक्सपीरियंस है। क्यों? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, यह इसलिए नहीं कि क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो लेकिन because it seems to me that later on neither I nor anyone else will interested in the musings का मतलब है यहाँ पर थॉट, म्यूसिंग का मतलब है थॉट ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल, ठीक है। तो उनका मानना था ये कि मतलब
मुझे जो है इसमें ये नहीं है कि कोई और, मैं वो कहती है कि कोई और भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, ना तो मैं ना कोई और इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा इस विचार में। क्यों? क्योंकि 13 साल की लड़की है, स्कूल की लड़की है, वो ऐसा कुछ लिख रही है, एक डायरी लिख रही है, तो इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई इसे नहीं पढ़ेगा। ओ वेल, तो वो कहती है कि चलो खैर ठीक है, इट डजेंट मैटर, कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे मतलब मेरा मन हो रहा है लिखने के लिए। एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest। वो कहती है कि जितनी भी चीज़ें हैं मेरे दिल में छिपी हुई हैं, यानी कि यहाँ पे वो ये बोलना चाहती हैं कि मैं अपने दिल को हल्का करना चाहती थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कहती है कि जो पेपर होता है उसके ऊपर लिख रही हैं वो, तो वो जो है ज़्यादा पेशेंस होता है उसके अंदर, एक आदमियों के लोगों की अपेक्षा पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन ऑन माई हैंड। वो कहती हैं यहाँ पर कि मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों में से एक दिन सोचा था। कहावत, सेइंग का मतलब है यहाँ पर कहावत। उनका एक दिन सोचा था जब मैं बहुत निराश थी और अपनी चिन के ऊपर अपने हाथ रख के बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस मीन्स होता है लेजी या टायर्ड, ठीक है। तो मैं बहुत टायर्ड थी, मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही थी। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये सोच रही थी कि मैं घर पर ही रुकूं, जहाँ पर हूँ मैं वहीं रुकूं या मैं बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और अंत में मैं वहीं पर रुकी जहाँ पर मैं थी। ब्रूडिंग यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और क्या सोचने लगी कि हाँ, जो पेपर होते हैं उनके अंदर अधिक पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, ठीक है। ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, ग्रैंडली यहाँ पर शानदार को कहा गया है या शान से, ठीक है। तो कहती है कि तब मैंने ये प्लान नहीं किया था, मैं यही सोच रही थी कि मैं इसे किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। ये जो मोटी सी गत्ते की एक नोटबुक है जिसे बड़ी शान से डायरी कहा जाता है, मैं इसे तब तक किसी को नहीं पढ़ने दूंगी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे मेरा कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो वो यहाँ पर कहती हैं इसका शायद थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, वो कहती है कि अब मैं वापस पॉइंट पर जाती हूँ। दैट प्रोमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, तो यहाँ पर वो कहती हैं कि वो डायरी के बारे में बताती हैं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, वो कहती हैं कि मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है। इसके अलावा मुझे जो है एक किस चीज़ ने डायरी रखने के लिए उकसाया, किसने प्रमोट किया कि मैं एक डायरी रखूं, मुझे इस चीज़ ने प्रमोट किया क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मुझे डायरी को अपना फ्रेंड बनाना था। लेट मी पुट इन मोर क्लियरली, वो कहती हैं कि मुझे और क्लियरली बताने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि जो 13 साल की लड़की है वो पूरी तरह से अकेली है इस संसार में। एंड आई एम नॉट, वो कहती हैं कि और मैं थी भी नहीं अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले पेरेंट्स थे। एंड 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की मेरी बहन थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और 30 लोग और थे जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती थी। आई हैव अ फैमिली, वो कहती कि मेरे पास एक परिवार था। लविंग आंट, बहुत प्यार करने वाली एक आंट थी। एंड अ गुड होम, और एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा घर था।
नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब जितना कुछ होना चाहिए उतना सब कुछ मेरे पास था, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बस क्या छोड़कर कि मेरा कोई एक सच्चा मित्र नहीं था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड एंड हैविंग ए गुड टाइम, वो कहती है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती थी तो मतलब कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, वो कहती है, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती थी तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, वो कहती है कि मैं कोई जो है पर्सनल बात, ब्रिंग माई सेल्फ मतलब जो मेरी खुद की पर्सनल बातें होती थी वो मैं हम किसी से शेयर नहीं करती थी, लेकिन जो ऑर्डनरी चीज़ें होती थी, हर रोज़ होने वाली चीज़ें जो होती थी वो हम आपस में डिस्कस करते थे। वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वो कहती है कि हम जो है बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे, हम जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे कि हम अपनी पर्सनल बातें कर सकें, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और वो कह रही कि यही एक प्रॉब्लम थी कि हम जो है पर्सनल नहीं होते थे क्योंकि खुलकर बात नहीं करते थे। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, वो कहती हैं कि हो सकता है कि ये मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइंड, कन्फाइंड होता है शेयर, टू शेयर हिज, टू शेयर वंस पर्सनल थिंग, किसी की अपनी पर्सनल बात को शेयर करना कन्फाइंड कहलाता है। इन ईच अदर मतलब हम जो है आपस में एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर नहीं करते थे, पर्सनल बातों को शेयर नहीं करते थे, इन एनी केस किसी भी तरह की, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग आर and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary, और वो यहाँ पर कहती हैं कि दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, मतलब हाँ चीज़ें जो है बिल्कुल ऐसी ही थी जैसा कि ऊपर बताया कि मैं किसी से बातें शेयर नहीं करती थी या हम क्लोज फ्रेंड नहीं थे, हाँ बिल्कुल चीज़ें जो हैं ऐसी ही थी, और वो कहती हैं कि दुर्भाग्य से ये चेंज होने वाली भी नहीं थी, ये जो चीज़ें थी ये बिल्कुल वैसी ही बनी रहने वाली थी। दिस इज़ वाई, और यही कारण था कि मैंने डायरी को लिखना शुरू किया, उसे अपना फ्रेंड बनाया। To enhance the image of this long awaited friend, वो कहती हैं कि long awaited मतलब बहुत लंबे इंतजार के बाद, in my imagination I do not want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want a diary to be my friend and I am going to call his फ्रेंड किटी। तो देखिए वो कहती हैं यहाँ पर कि मतलब टू इन्हांस द इमेज, उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए मतलब मैंने अपने फ्रेंड के लिए एक बहुत लंबा इंतज़ार किया, लंबे इंतज़ार के बाद जो मेरी इमेजिनेशन थी उसे मैंने दिखाना शुरू किया। वो कहती कि मैं नहीं चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी, कि मैं दूसरे लोगों की तरह लिखूं, जैसे दूसरे लोग लिखते हैं ना संक्षेप में, वो कहती हैं कि मैं ऐसे लिखना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं ऐसे लिखना चाहती थी कि जैसे जो डायरी है वो मेरी फ्रेंड है, जो डायरी है वो मेरी फ्रेंड है, और मैंने उसे एक नाम भी दे दिया, और उसका नाम क्या रखा, किटी, किटी रखा गया उसका नाम। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में उनके आंसर आप दे सकते हैं। Since no one would understand a word of my stories of Kitty if I were to plunge right in, plunge right in ये वर्ड आया है, इसका मतलब है एकदम से शुरू होना। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं एकदम से अगर शुरू हो जाऊँ, ये कहानी में बताना शुरू कर दूँ तो मतलब किसी को समझ नहीं आएगा, नो वन वुड अंडरस्टैंड, किसको ही नहीं समझ पाएगा अगर मैं अपनी और किटी की कहानी को एकदम से शुरू कर दूँ, एकदम बताना शुरू कर दूँ। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, वो कहती हैं कि मुझे छोटा सा ब्रीफ स्केच जो है देना पड़ेगा, इनके अपने जीवन के बारे में बताना पड़ेगा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे ये करना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, लेकिन मुझे फिर भी जिससे कि समझ आए इसके लिए मुझे थोड़ा सा अपना जीवन परिचय देना पड़ेगा।
माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, जो मेरे पिता थे वो बहुत ही अच्छे पिता थे। आई हैव एवर सीन, जो कभी मैंने देखे हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने मेरी माता से तब तक शादी नहीं की, मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 ईयर के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 25, और वो 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट, अब वो अपनी बहन मार्गोट के बारे में बता रही हैं। वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, उनका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था जो जर्मनी में था, इन 1926, 1926 में। आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, वो बताती हैं कि मेरा जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4, वो कह रही है कि मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिता जो हैं हॉलैंड में जाकर रहने लगे, कब, इन 1933। माई मदर एडिथ हॉलैंडर, ये उनकी मदर का नाम है। फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड, देखिए वो भी उनके साथ हॉलैंड में चली गई। अब यहाँ पर एक और जगह का नाम आया है एचन, ठीक है। कब चली गई वो उनके साथ हॉलैंड में, सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मार्गोट को हमारी दादी के पास एचन में रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, अब जो मार्गोट थी वो भी दिसंबर में हॉलैंड में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे फरवरी में भेजा गया। व्हेन आई वाज प्लंक्ड का मतलब है यहाँ पर फेंक देना, पटक देना। डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ मार्गोट, ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे पटक दिया गया है टेबल के ऊपर मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, वो कह रही है कि तभी मैंने जो है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं तब तक वहाँ पर रही जब तक कि मैं 6 साल की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वो जो है फर्स्ट क्लास में आ गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कंपर्स, यहाँ पर उनकी टीचर का नाम बताया गया है। वो कह रही है कि अब मैं 6th स्टैंडर्ड में आ गई, और जो मिसेस कंपर्स थी वो मेरी टीचर थी। द हेड मिस्ट्रेस, वो जो है वहाँ की हेड थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब वो मतलब बिछड़ने लगी, फेयरवेल होने लगा, तो मतलब उनकी दोनों की आंखों में आंसू थे, यानी कि उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फैल इल, अब 1941 में जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन किया गया। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे बर्थडे पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंड माँ की डेथ हो गई 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं अभी भी उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अनोदर, मतलब जो अब मेरा दूसरा बर्थडे मनाया गया 1942 में, वो ऐसा मनाया गया कि जो पीछे वाला बर्थडे था उसके भी भरपाई कर दी उसमें। एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और ग्रैंड माँ के लिए भी एक कैंडल बाकी सभी कैंडल्स के साथ जलाई गई। द 4 of us are still doing well, and that bring me the present date of 20 June 1940
टू। अब वो बता रही हैं कि हम जो है सभी अच्छे से रह रहे थे। 20 जून 1942 की बात है, वो प्रेजेंट की बात बता रही हैं। एंड द सेलन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब वो बताती हैं कि मैं जो हूँ अपनी डायरी लिखने जा रही हूँ आज। तो क्या लिखती हैं वो डायरी में? सॉरी, वो अपनी डायरी में लिखती हैं डियरेस्ट किटी। यहाँ पर देखो डेट डाली गई है, ये डेट है सैटरडे 20 जून 1942। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिखी गई है डायरी, लिखा गया है डियरेस्ट किटी। ठीक है। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट का मतलब है पैर कपकपाना। ठीक है। तो वो कहती है कि हमारी जो पूरी क्लास थी, उस क्लास में सबके पैर कपकपा रहे थे। अब क्यों कपकपा रहे थे पैर, ये भी देख लेते हैं। द रीज़न ऑफ कोर्स is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो जो आने वाली मीटिंग थी, फोर्थ मीटिंग का मतलब है जो आगे आने वाली मीटिंग थी, उसमें क्या हुआ, जो टीचर थे उन्हें क्या डिसाइड करना था कि कौन आगे वाली क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट, मतलब आधी क्लास जो है शर्त लगा रही थी। GN एंड आई लाफ अवर सेल्फ सीली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। अब वो अपनी फ्रेंड का नाम यहाँ पर बता रही है। GN और मैं जो हमारे पीछे मूर्ख लड़के बैठे हुए थे दो, उन पर हंस रहे थे। CN एंड जैक्स, ये दोनों के नाम है, एक का नाम CN दिया गया है, एक का नाम जैक्स दिया गया है। हु हैव स्टैक्ड दियर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन दियर बैट। उन्होंने जो है अपनी पूरी हॉलीडे की जो सेविंग थी वो अपनी बैट के ऊपर लगा दी थी, शर्त के ऊपर लगा दी थी। बैट मीन्स क्या होता है, शर्त होता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इज इट यू आर गोइंग टू पास? नो आई एम नॉट। येस यू आर। नो आई एम नॉट। तो पूरा दिन रात दिन क्या बातें करते रहते थे कि क्या तुम पास हो जाओगे, हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, तुम पास हो जाओगे, यही बातें वो आपस में करते रहते थे। इवन GS प्लेडिंग ग्लैंस एट माई एंग्री आउटबर्ड्स ब्रस्ट कैन नॉट काम दैन डाउन। तो कह रही है कि जो GS थी वो तो मतलब ऐसे अपील करती थी, उन्हें घूरते हुए देखती थी जैसे कि वो अपील कर रही हो, और वो अपना बताती हैं कि मैं तो उन्हें एंग्री वे से देखती थी कि जिससे कि वो चुप हो जाएं, लेकिन वो जो है शांत नहीं हो सकते थे पूरा दिन। इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछा जाए, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो वो कहती हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्लास में बहुत सारी डमीज़ हैं, यानी कि बहुत सारे मूर्ख लोग हैं, मतलब 1/4 क्लास जो है इसी क्लास में रह जाए, यहीं पर रह जाए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। मतलब लेकिन जो टीचर हैं वो ऐसे क्रिएचर हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड एंड माई सेल्फ। वो कहती हैं कि जो मेरी दोस्त थी मैं उसके बारे में और अपने बारे में चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट। वो कहती हैं कि हम तो इसे कर ही लेंगे, यानी कि हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द मैथ। वो एक सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं कि बस मैथ था जिसके बारे में श्योर नहीं थी। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। तो वो कहती हैं कि हम जो है और कुछ नहीं कर सकते थे, हम तो इसके लिए इंतज़ार ही कर सकते थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग until then we keep telling each other not to lose heart। बस हम एक दूसरे को क्या कहते रहते कि आशा खोने की ज़रूरत नहीं है, आशा खोने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये सारी बातें क्लास में चलती रहती हैं। आई गेट अलोन प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। वो कहती हैं कि मेरी जो है अपने टीचर से बहुत अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ दैम, मतलब वो जो वहाँ पर थे उनमें से हमें जो 9 टीचर थे जो पढ़ाते थे। 7 मैन, उनमें से जो 7 थे वो जेंट्स थे, एंड 2 वुमेन और 2 लेडीज़ थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी
हु टीचेस मैथ। अब यहाँ पर एक टीचर का नाम आया है, मिस्टर कीसिंग है जिनका नाम, वो पुराने ख्यालों के थे और वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। वाज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो मुझसे लंबे समय से नाराज रहते थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी वार्निंग के बाद उन्होंने क्या किया, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने, जब मैं बात करती रहती थी, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स होता है बतूनी, बतूंची। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे दिया बातूनी के ऊपर लिखने के लिए। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। अब वो कहती हैं कि इसके बारे में क्या लिखा जाए, मुझे बड़ी चिंता हुई, बड़ी टेंशन हुई, तो मैंने क्या डिसाइड किया, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। अब मैं जो हूँ गई और मैंने जो है इसको अपने नोटबुक के अंदर रख लिया, ठीक है, और बिल्कुल शांत रहने की कोशिश की उस समय, कि पनिशमेंट दे दिया गया, एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया है। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, वो कहती हैं कि मैंने शाम को अपना काम सारा फिनिश किया। द नोटबुक अबाउट द एसे कोट माई आई, तभी मेरी जो है उस नोट के ऊपर नज़र पड़ी जिस पर ये ऐसे के बारे में लिखा हुआ था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब मैं अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाने लगी और उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड। वो कहते हैं कि कोई भी लिख सकता है, रैंडमली लिख सकता है, बड़े बड़ी जगह छोड़कर शब्दों के बीच में, तो बहुत सारा कुछ लिख सकता है। बट the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है बहस करना। तो वो कह रही हैं कि मैं इस बात पर लिखना चाहती थी, विषय जो था मेरा ये था कि ज़रूरी होता है, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग के बारे में क्या ज़रूरत होती थी, ये सारी चीज़ें वो लिखना चाहती थी। आई थॉट एंड थॉट, वो कहती है कि मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, वो मुझे अचानक से एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, वो कहती हैं कि मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जो काम उन्होंने मुझे दिया था, एंड वाज सेटिस्फाइड, और वो कहती हैं कि मैं संतुष्ट हो गई कि मेरा तो जो होमवर्क है वो पूरा हो गया। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेट, वो ये आर्ग्यूड कर रही थी, ये बहस कर रही थी कि जो टॉकिंग है वो एक स्टूडेंट का लक्षण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट कंट्रोल, और वो इसने ये भी लिखा है इस बारे में कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊँ, मैं ज़्यादा बात ना करूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, that there is not much you can do about inherited traits. inherited trait का मतलब होता है जो विरासत में गुण मिले होते हैं। तो क्या वो ये तो लिखती हैं कि मैं इसे कंट्रोल करूँगी, लेकिन वो साथ में ये भी कहती हैं कि मैं इसे क्योर नहीं कर पाऊँगी। क्यों नहीं कर पाऊँगी, कि जैसे वो बताती कि जैसे मेरी मदर को आदत है बहुत ज़्यादा बोलने की, उतनी ही आदत मुझे है, भले ही उतनी नहीं बोलती हूँ लेकिन उनके बराबर सी बोलती हूँ। एंड वो ये आगे कहती हैं कि ये जो है ये क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट है, और ये मुझे विरासत में मिला हुआ एक लक्षण है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, अब वो मेरी आर्ग्यूमेंट पर बहुत ज़ोर से हंसते हैं। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, वो कहती हैं कि मैं आगे वाले लेसन में भी अपने वही बातों का सिलसिला जारी रखती हूँ। ही असाइन मी अ सेकेंड एसे, अब वो मुझे दूसरा एसे दे देते हैं। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन ए इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मतलब जिसे
जो असाध्य हो, असाध्य होता है इनकॉरिजिबल। वो कहती है कि असाध्य चट बातूनी, इस पर अब उन्होंने टॉपिक दे दिया। आई हैंडेड इट इन and Mr. Kissing had nothing to complain about for two whole lesson। वो कहती है कि मैंने इसे हैंडेड कर दिया, यानी कि पूरा कर दिया और उन्हें सौंप दिया। अब 2 लेसन तक जो है जो टीचर हैं वो कंप्लेन नहीं करेंगे। हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ। देखिए, However, during the third lesson, he had finally had enough। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ। Annie Frank, as punishment for talking in class, कि तुम बात करती हो क्लास में, इसके पनिशमेंट के लिए write an essay entitled quack 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 said Mistress Chatterbox। तो अब ये इतना लंबा सा जो है एक उन्होंने टाइटल दे दिया कि तुम्हें इस पर लिखना है। द क्लास रोल्ड, आई हैड टू लाफ टू। वो कहती है कि अब ये बात सुनते ही जो क्लास होती है वो पूरी हंसने लगती है, चिल्लाने लगती है, और वो कहती है कि मुझे भी हंसना पड़ा। थॉट, आई हैड नियरली एग्जिस्टेड माई इंज्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। वो कहती हैं कि मैं तो मतलब जितनी भी चीज़ें मुझे इसके बारे में आती थी वो तो मैं सब लिख चुकी हूँ। किसके बारे में? इस बातूनी जो अब सब्जेक्ट दिया जा रहा है बार बार, उसके बारे में। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब ये जो टाइम है अब कुछ और ही करने का समय आ गया है। समथिंग ओरिजिनल, वो कहती है कुछ ओरिजिनल ही करना पड़ेगा। माई फ्रेंड सानी, मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सानी, हु वॉज गुड एट पोएट्री, वो पोएट्री में बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। वो कहती है कि वो उसकी मदद करेगी स्टार्टिंग से एंड तक एक वर्स में ऐसे लिखने में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और वो कहती है कि मैं तो खुशी से कूद गई। मिसेस केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद हिज रेडिकुलस सब्जेक्ट। वो कहते हैं कि इस रेडिकुलस सब्जेक्ट के ऊपर वो मेरे ऊपर जोक करना चाहते थे, बट आई हैड मेक श्योर दैट जोक वाज ऑन हिम। और वो मैं जो हूँ पूरी निश्चित हो गई थी कि इस बार जो जोक है वो उनके ऊपर होने वाला है। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। वो कहती हैं कि मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया, वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, वो किसके बारे में थी? मदर डक के बारे में। एंड अ फादर स्वान, और फादर स्वान के बारे में थी। 3 बेबीज डकलिंग, और उसके 3 बेबी डकलिंग थे। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। वो उनके पिता के द्वारा पीट कर मार गिरा दिए गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे। क्विकली मिस्टर किसिंग टुक अ जोक द राइट वे, मतलब अब जो है जो मिस्टर किसिंग है उन्हीं को वही जोक के पार्ट बन जाएंगे। ही रीड, अब उन्होंने क्या किया? ही रीड द पोएम टू द क्लास। वो बहुत मतलब खुश हुए इस बात को लेकर। उन्होंने जब उसे पढ़ा तो उन्होंने पूरी क्लास को ये पोएम पढ़ के सुनाई। एडिंग हिज ऑन कमेंट, और अपने कमेंट भी ऐड किए इसके लिए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और ऐसे ही अदर क्लासेस में भी एक पोएम उन्होंने बताई। सिंस देन आई हैव बीन allowed to talk and have not been assigned any extra homework, और उसके बाद मुझे परमिशन दे दी गई बात करने की और मुझे अब कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी नहीं मिलता था। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, और एक और बात हुई कि उस दिन के बाद जो मिस्टर किसिंग थे वो भी चुटकुले क्लास में छोड़ने लगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर एनी, ठीक है। तो ये जो टाइटल दिया गया है इसका,
ये नाम दिया गया है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, यहाँ पर एनी के द्वारा ये लिखी गई है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और चैप्टर अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम 9th से लेकर 12th तक सारे चैप्टर्स प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम ग्रामर के टॉपिक को भी क्लियर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।